नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं इजराइल और ईरान के बीच जो सैन्य टकराव काफ़ी बढ़ गया है 12 जून 2025 से। हमारे पास जो भी जानकारी है वो हाल की घटनाओं पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या चल रहा है और हाँ, वो जो परमाणु वाला मुद्दा है उस पर आधारित है। तो कोशिश ये रहेगी कि इन स्रोतों से समझें कि हुआ क्या है, नतीजे क्या निकले और इसका बड़ा असर क्या हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। ये मामला देखिए बहुत तेजी से बढ़ा है। शुरुआत हुई इजराइल के एक बड़े हमले से और फिर जाहिर है ईरान ने भी जवाब दिया। हाँ, वो इजरायली हमला राइजिंग लायन ऑपरेशन, इसके निशाने पर क्या था? मतलब क्या लक्ष्य थे? देखिए जो खबरें हैं उनके हिसाब से ईरान के परमाणु ठिकाने निशाने पर थे, जैसे नातांज, फोर्डो, अराक, ये सब। और साथ में बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर भी, और तेहरान के पास कुछ सैन्य अड्डे। और इजराइल का कहना है कि ये सब ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए किया गया। हाँ, उनका आधिकारिक तर्क यही है। और इसके असर की बात करें तो आईडीएफ मतलब इजरायली डिफेंस फोर्सेस, उनका दावा है कि ईरान के करीब करीब आधे बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्चर तबाह कर दिए गए हैं। आधे? ये तो बहुत बड़ा दावा है। हाँ, अगर ये सच है तो फिर बड़े मिसाइल हमले करने की ईरान की जो क्षमता है वो यकीनन काफी कमजोर हुई होगी। लेकिन ईरान ने भी तो जवाब दिया। हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमले की खबरें आई इजरायली शहरों पर, जैसे बीरशेबा, तेल अवीव। बिल्कुल, और वो आवाज की रफ्तार से कई गुना तेज चलने वाली मिसाइलें हैं जिन्हें रोकना मुश्किल होता है। बीरशेबा के सोरोका मेडिकल सेंटर पर जो 19 जून को हमला हुआ वो काफी चिंताजनक था। 76 लोग घायल हुए थे उसमें। और दूसरी तरफ ईरान में भी तो नुकसान हुआ है। तेहरान में रिहायशी इमारतों पर हमले, आम नागरिकों की मौत की खबरें भी हैं। हाँ, ये भी एक पहलू है। और एक दिलचस्प बात ये भी है कि हाल के ईरानी हमलों में मिसाइलों की संख्या काफी कम हुई है। पहले जहां करीब 40 मिसाइलें इस्तेमाल हो रही थी, अब वो संख्या बहुत घट गई है। तो ये शायद इजराइल के उस दावे से जुड़ता है कि लॉन्चर्स तबाह हुए। ऐसा लगता है, मतलब ये दिखाता है कि शायद उनकी जवाबी क्षमता पर असर पड़ा है, जैसा इजराइल कह रहा है। और इस सब की मानवीय कीमत, वो तो बहुत ज्यादा है। इजराइल में 24 मौतें और करीब 685 लोग अस्पताल में भर्ती हुए। ज्यादातर मामूली चोटें थीं, लेकिन फिर भी। हाँ, और ईरान में आंकड़े और भी ज्यादा हैं। मानवाधिकार समूह कह रहे हैं कि 657 मौतें हुई हैं, इसमें 263 आम नागरिक हैं और 164 सुरक्षाकर्मी, और 2000 से ज्यादा लोग घायल हैं। और ईरान के दो बड़े IRGC कमांडर हुसैन सलामी और मोहम्मद बघेरी, वो भी मारे गए हैं। ये भी बड़ी खबर है। बिल्कुल, ये ईरान के सैन्य नेतृत्व के लिए बड़ा झटका है। इस सब में अमेरिका कहाँ खड़ा है? राष्ट्रपति ट्रंप क्या सोच रहे हैं? देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप सैन्य कार्रवाई पर विचार कर रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अगले 2 हफ्तों में शायद कोई फैसला हो। उन्होंने ईरान से बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग की है। बिना शर्त आत्मसमर्पण? ये तो बहुत सख्त मांग है। जी, फिलहाल तो अमेरिका सीधे तौर पर लड़ाई में शामिल नहीं है, सिवाय जैसे ईरानी मिसाइलों को हवा में रोकना, इस तरह की रक्षात्मक कार्रवाई के। लेकिन ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनी ने चेतावनी भी दी है। हाँ, उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका सीधे तौर पर दखल देता है तो उसे अपूरणीय क्षति उठानी पड़ेगी। और फिर हिजबुल्लाह जैसे ईरान समर्थित गुटों का खतरा तो है ही। और वो परमाणु वाला मुद्दा, उस पर तो बिल्कुल अलग अलग बातें आ रही हैं। इजराइल और ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान परमाणु हथियार बनाने से बस कुछ हफ्ते दूर था। हाँ, ये एक पक्ष है, लेकिन दूसरी तरफ IAEA जो संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था है, और यहाँ तक कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियां भी, वो कह रही हैं कि उन्हें ईरान के किसी सक्रिय परमाणु हथियार कार्यक्रम का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। तो फिर सच क्या है? ये कैसे हो सकता है? देखिए, ये बात सही है कि ईरान 60% शुद्धता तक यूरेनियम संवर्धन कर रहा है। ये हथियार बनाने लायक 90% ग्रेड के काफी करीब है। तो चिंता की बात तो है ही, 60% तक पहुंचना अपने आप में एक बड़ी बात है। अच्छा, और ईरान बातचीत से भी इनकार कर रहा है दबाव के बावजूद? जी बिल्कुल। तो स्थिति बहुत उलझी हुई है परमाणु मुद्दे पर। दुनिया भर से क्या प्रतिक्रिया आ रही है? मिली जुली। रूस और तुर्की ने इजराइल की निंदा की है, पुतिन ने तो मध्यस्थता की पेशकश भी की है, जॉर्डन ने कुछ ईरानी मिसाइलें रोकीं, लेकिन इजरायली हमलों की निंदा भी की। और यूरोप, जिनेवा में बातचीत हुई थी शायद। हाँ, यूरोपीय संघ और ईरान की बातचीत हुई थी जिनेवा में 20 जून को, लेकिन वो नाकाम रही। अब तो ईरान, रूस, चीन, पाकिस्तान, अल्जीरिया, इन सब ने संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई है। और पश्चिमी देश जैसे अमेरिका और यूरोप और कुछ अमेरिका फर्स्ट वाले रिपब्लिकन सांसद हैं जो कह रहे हैं कि तनाव कम करो, बड़ा युद्ध नहीं होना चाहिए।
तो वहां भी एक राय नहीं है। हाँ, एक तरह का संतुलन बनाने की कोशिश है शायद। इस पूरे टकराव का असर बाकी क्षेत्र पर भी पड़ रहा है ना? गाजा पर हमले जारी हैं। बिल्कुल, ईरान के साथ ये सब चल रहा है, लेकिन इजराइल ने गाजा पट्टी पर हमले बंद नहीं किए। 19 जून को ही 72 फिलिस्तीनी मारे गए वहां। और अमेरिकी नागरिक ईरान छोड़ रहे हैं। यरूशलेम में दूतावास बंद है। स्थिति गंभीर लग रही है। हाँ, तनाव बहुत ज्यादा है। अगर इस पूरे संघर्ष की जड़ को देखें तो ऐसा लगता है कि ये इजराइल की तरफ से एक तरह की प्री एम्प्टिव स्ट्राइक है। मतलब ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उसकी बढ़ती सैन्य ताकत को पहले ही रोकने की कोशिश। और ईरान शायद जवाब देने में संघर्ष कर रहा है अपने नुकसान के बाद। हाँ, उनके बुनियादी ढांचे और नेतृत्व को जो नुकसान हुआ है, उससे उनकी प्रभावी प्रतिक्रिया देने की क्षमता पर असर पड़ा लगता है। लेकिन फिर वही सवाल उठता है, क्या ईरान वाकई परमाणु हथियार बनाने के इतने करीब था जैसा दावा किया जा रहा है? इस पर आम सहमति नहीं है और ये इस पूरी कार्रवाई के औचित्य पर सवाल खड़े करता है। तो कुल मिलाकर हम देख रहे हैं तेज सैन्य एक्शन, दोनों तरफ भारी मानवीय नुकसान, परमाणु कार्यक्रम पर एकदम विरोधाभासी दावे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गहरी चिंता लेकिन साथ ही मतभेद भी, और एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का गंभीर खतरा मंडरा रहा है। बिल्कुल। और अंत में शायद ये सोचने की बात है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम की असल स्थिति क्या है, इस पर इतनी अलग-अलग जानकारी क्यों है, और जब दाव इतने ऊंचे लगे हों तो इस तरह की निवारक सैन्य कार्रवाई के पीछे की असली वजहें क्या हो सकती हैं? इसके लंबे समय में क्या नतीजे निकलेंगे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर आगे भी विचार करने की जरूरत पड़ेगी।